डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जो कि एक नॉवल है और विलियम गोल्डिंग ने लिखा है। तो सबसे पहले हम इसकी की फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी थीम्स, कैरेक्टर्स और फिर चैप्टर वाइज डिटेल्ड समरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए की फैक्ट्स से स्टार्ट करते हैं। टाइटल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। अब लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसको कहते हैं और इसका क्या मतलब है, टाइटल को मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगी। राइटर है विलियम गोल्डिंग, लिखा इन्होंने इंग्लैंड में और सितंबर 1954 में पब्लिश हुआ। लिटरेरी पीरियड है पोस्ट वार फिक्शन, यानी पोस्ट वार यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो फिक्शन है उसको हम पोस्ट वार का नाम देते हैं। जॉनरा एलिगोरिकल नॉवल। एलिगोरिकल नॉवल कौन सा होता है, यानी ऐसा नॉवल जिसमें दो मीनिंग्स हों, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ए स्टोरी विद डबल मीनिंग। ठीक है, इसका सरफेस मीनिंग और होता है, लेकिन इसका जो हिडन मीनिंग होता है, जो सिंबॉलिक मीनिंग होता है, वो डिफरेंट होता है। इस नॉवल की सेटिंग क्या है? ए डेजर्टेड अननेम्ड आइलैंड लोकेटेड समवेयर इन द पैसिफिक ओशन। द टाइम पीरियड इज इन द मिडल ऑफ ए न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर। इस नॉवल की सेटिंग एक ऐसा आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन में कहीं वाक़या है, और वो किस जगह पे है उसकी हमें लोकेशन नहीं पता। और वो ऐसा आइलैंड है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता, यानी उसमें कोई इंसान नहीं रहता। और टाइम पीरियड है न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर के दरमियान का, यानी न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर चल रही है। और वो वर्ल्ड वॉर कौन सी है, फर्स्ट, सेकेंड या कोई और, इसके बारे में हमें नॉवलिस्ट ने कुछ नहीं बताया। पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ऑमनिशेंट। Important fact: the novel was named in the Modern Library 100 Best Novels. ये नॉवल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और इसकी 7.5 मिलियन कॉपीज पब्लिश हुई, और इसे 100 बेस्ट नॉवेल्स में से कहा गया कि ये दुनिया की जो बेस्ट नॉवेल्स हैं, फर्स्ट 100 उनमें से एक है। सोर्स ऑफ द नॉवल। इस नॉवल का एक सोर्स है, एक रीज़न है, और वो क्या है हम देखते हैं। गोल्डिंग रोट हिज नॉवल एज ए रिएक्शन ऑन द कोरल आइलैंड, A Tale of the Pacific Ocean, published in 1857 by R.M. Ballantyne। 1857 में R.M. Ballantyne ने एक नॉवल लिखा था जिसका टाइटल था द कोरल आइलैंड, ए टेल ऑफ द पैसिफिक ओशन। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें कुछ बच्चे एक अनइनहेबिटेड आइलैंड पे चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी। तो गोल्डिंग ने उस नॉवेल के रिएक्शन के तौर पे ये नॉवेल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज लिखा। गोल्डिंग वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट बिहेवियर ऑफ द बॉयज इन कोरल आइलैंड वॉज नॉट ट्रू टू द फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर। गोल्डिंग का कहना था कि कोरल आइलैंड में बॉयज का जो बिहेवियर दिखाया गया है वो इंसान की नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है। वो सारे इवेंट्स और वो बॉयज का बिहेवियर जो है वो अनरियल है। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा नॉवल लिखने जा रहे हैं जिसमें सारे इवेंट, सिचुएशंस और जो भी बॉयज का बिहेवियर होगा वो इंसान की नेचर के एन मुताबिक होगा। क्योंकि इंसान के ऊपर जब कोई लॉ, कोई रूल नहीं रहता तो वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता है। बल्कि जिस तरीके से यहाँ पे इस नॉवल में कुछ बॉयज सेवेज बन गए और उन्होंने इवन अपने दो साथियों को, दो बॉयज को मार दिया, जान से मार दिया। तो इस तरीके से इंसान जो है जब उसके ऊपर कोई कानून नहीं रहता तो वो इसी तरीके से बिहेव करता है। तो यही चीज़ गोल्डिंग दिखाना चाह रहे थे, इंसान की ट्रू नेचर को डिपिक्ट करना चाह रहे थे। और विलियम गोल्डिंग ने खुद कहा, आई सेड टू एन, wouldn't it be a good idea to write a book about real boys on an island, showing what a mess they would make? तो ये उनके नॉवल लिखने की वजह भी थी और उनके नॉवल का सोर्स भी था। टाइटल सोर्स। अब टाइटल का सोर्स देखते हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज अनदर नेम ऑफ बिल्सबर्ग, हु इज ए डेविल एंड ऑल्सो कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ फिल्थ एंड डंग। बिल्सबर्ग का दूसरा नाम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है और इसके अलावा इसको लॉर्ड ऑफ फिल्थ और डंग भी कहते हैं। तो गोल्डिंग ने यहाँ पे इस नॉवल को लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इसलिए कहा कि इंसान जो है वो भी बिल्कुल शैतान यानी बिल्सबर्ग की तरह बन जाता है अगर उसके ऊपर कोई लॉज, कोई रूल्स ना रहें। एडेप्टेशन देखते हैं। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पे एक फिल्म बनी थी, यानी मूवी बनी थी 1963 में, और इसको डायरेक्ट किया था पीटर ब्रूक ने। अब हम नॉवल की कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स देख लेते हैं। सिविलाइजेशन, ह्यूमन नेचर, सेवेजरी, लॉ एंड ऑर्डर, लॉस ऑफ इनोसेंस। लॉस ऑफ इनोसेंस इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है। मॉब मेंटेलिटी और स्पिरिचुअलिटी। अब हम इस नॉवल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं और इन कैरेक्टर्स को फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रॉल्फ, जैक, पिगी, रॉजर, साइमन, सैम एंड एरिक, द नेवल ऑफिसर।
रॉल्फ द प्रोटैगोनिस्ट हु इज द इलेक्टेड लीडर ऑफ द बॉयज, ये लड़कों का लीडर सिलेक्ट होता है और ये हमारे नॉवल का प्रोटैगोनिस्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्डर, सिविलाइजेशन एंड प्रोडक्टिव लीडरशिप। ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और ये सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी लॉ एंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल, Rolf sets out to build huts and think of ways to maximize their chances of being rescued. नॉवल जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद रॉल्फ को लीडर इलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद रॉल्फ कुछ चीज़ें डिसाइड करता है। वो कहता है कि सबसे पहले उनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है वो ये है कि उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, यानी हट्स बनाई जाए, और उसके अलावा सिग्नल फायर जलाई जाए, यानी पहाड़ के ऊपर आग जलाई जाए जिससे धुआं ऊपर उठेगा और पास से अगर कोई शिप गुजरेगा तो उन्हें जब वो धुआं नजर आएगा तो वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे कोई है जिसे मदद की जरूरत है, तो इस तरीके से उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि रॉल्फ के अंदर गुड क्वालिटीज हैं, गुड लीडरशिप क्वालिटीज हैं, और उसके अलावा ये एक एबल कैरेक्टर है और ये सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जैक। ये एंटेगोनिस्ट है और उसके अलावा ये सिविजरी, वायलेंस और पावर को शो करता है। जैक कोयर ग्रुप का हेड है। कोयर कहते हैं ऐसे ग्रुप को, बॉयज के ऐसे ग्रुप को जो सिंगिंग करते हो, यानी स्पेशली रिलीजियस सॉन्ग सिंग करते हो। तो जैक रिलीजियस सॉन्ग्स गाने वाले लड़कों का हेड है, हेड बॉय है, इसलिए इसको कोरिस्टर भी कहा जा सकता है। नॉवल के स्टार्ट से ही इसकी रॉल्फ के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। स्टार्ट में जब वोटिंग होती है तो रॉल्फ को सब लोग वोट दे देते हैं, इसे कोई भी वोट नहीं देता सिवाय कोयर ग्रुप के। तो इसको उस वक्त भी बुरा लगता है और फिर इसकी ये दुश्मनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और फिर एक टाइम आता है कि नॉवल में ये मुकम्मल तौर पे रॉल्फ के अगेंस्ट हो जाता है और इसके साथ तमाम ताल्लुकात तोड़ लेता है। और उसके अलावा जैक को पिग्गी से बहुत ज़्यादा नफरत होती है। शुरू से ही वो पिग्गी को डिसलाइक करता है। इसका एक ही शौक होता है पिग्स की हंटिंग करना, और ये हंटिंग करता रहता है, बॉयज़ को इसी काम पे लगा देता है। और फिर उसके बाद ये रॉल्फ के साथ जब मुकम्मल तौर पे ताल्लुक ख़त्म कर लेता है तो ये अपना एक ट्राइब बनाता है, अपना एक सेपरेट ग्रुप बनाता है और उसमें ये इस तरीके से बिहेव करता है जैसे ओल्ड एज में कोई ट्राइबल चीफ हो। गोल्डिंग ने इस कैरेक्टर के थ्रू इंसान की नेचर को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है, क्योंकि वो लड़का जो कि इंग्लैंड में अपने स्कूल में रिलीजियस सॉन्ग्स गाता था, अब वहाँ पे अब एक डिफरेंट सीन में, डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट सिनेरियो में वही लड़का एक सेविज के तौर पे बिहेव कर रहा है और उसको ऐसे लगता है जैसे उसे किसी रूल एंड रेगुलेशन का नहीं पता। तो वो इंसान की जो नेचर है, जो उसकी ट्रू नेचर है, वो ऐसी सिचुएशन में मुकम्मल तौर पे सामने आती है, मुकम्मल तौर पे बाहर आती है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है पिगी। ये स्मार्टेस्ट बॉय है, यानी बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मोटा है, यानी फैट है। उसके अलावा इसकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है। इसको एस्मा का प्रॉब्लम भी है, यानी इसको सांस का मसला हो जाता है। उसके अलावा ये बच्चा थोड़ा सा लोगों से खौफजदा रहता है, यानी लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। एक तो इसके नाम की वजह से, इवन इसको खुद फील होता है कि इसका नाम जो पिगी है वो पिग से रिलेटेड है, तो लड़के भी इस पे हंसते हैं, इसके मोटा होने की वजह से भी और इसके नाम की वजह से भी। लेकिन ये बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ये डिफरेंट किस्म के, इनोवेटिव किस्म के आइडियाज़ देता है। और नॉवल के बिल्कुल स्टार्ट में जब रॉल्फ को कोंच मिलता है तो यही बताता है रॉल्फ को कि कोंच को किस तरीके से बजाना है, बल्कि उससे बजा के दिखाता है। और उसके अलावा ये कोंच को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और ये चीज़ सिविलाइजेशन और ऑर्डर को शो करती है। रॉजर बड़े लड़कों में से एक है, यानी बिगन्स में से एक है, और उसके अलावा इसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। नॉवल के स्टार्ट में ये ज़्यादातर टाइम चुप रहता है, खामोश रहता है, लेकिन जैसे ही जैक पावर में आता है तो उस वक्त इसकी नेचर पूरे अच्छे तरीके से रिवील होती है। और इसके अलावा ये बच्चों को डराता है, पिग को बहुत बुरे तरीके से किल करता है। और नॉवल के एंड में ये रॉजर ही होता है जो पिगी का मर्डर करता है। ये ऊपर से रॉक फेंकता है, यानी पत्थर फेंकता है, और उससे पिगी का सर कुचला जाता है। ये सैम एंड एरिक दो ट्विन्स हैं, दोनों बहुत ज़्यादा मिलते हैं, यानी सिमिलर हैं। और उसके अलावा ये पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं। ये रॉल्फ के साथ नॉवल के एंड तक लॉयल रहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जैक ज़बरदस्ती इनको अपने ग्रुप का हिस्सा बना लेता है। और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इन्हें जो भी काम कहा जाता है ये वो काम फ़ौरन से करते हैं। नॉवल में साइमन का कैरेक्टर इस तरीके से बताया गया है, ए स्किनी विविड लिटिल बॉय
विद ब्लैक एंड कोर्स हेयर। ठीक है, ये बिगन्स में शुमार होता है और ये जैक के कोर ग्रुप का हिस्सा होता है, लेकिन बाद में ये रॉल्फ की साइड पे चला जाता है, रॉल्फ के साथ लॉयल रहता है और ज़्यादातर टाइम ये खामोश रहता है। ये बड़ा शाय सा है, चुपचाप घूमता रहता है और उसके अलावा ये अक्सर बेहोश हो जाता है। नॉवल में जितने भी बड़े लड़के थे उन्हें बिगन्स का नाम दे दिया गया और जो छोटे लड़के थे उनके लिए लिटलन्स की टर्म यूज हुई है। और लिटलन्स में काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे जिनकी एज 6 ईयर्स थी। लिटलन्स में वैसे तो बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन हमारे सामने सिर्फ चंद एक नाम आते हैं जिनमें जॉनी, फिल और हेनरी भी हैं। लास्ट कैरेक्टर है ऑफिसर का। ये नेवल ऑफिसर हैं। इनकी एंट्री नॉवल के लास्ट पे होती है। ये सारे बच्चों को रेस्क्यू करते हैं और उन्हें वापस ले जाते हैं। अब हम चलते हैं नॉवल की चैप्टर वाइज समरी की तरफ। फर्स्ट चैप्टर है, नॉवल का स्टार्ट यहाँ से होता है कि एक टॉल, हैंडसम और बड़ा प्यारा सा लड़का एक अनइनहेबिटेड आइलैंड पे घूम रहा होता है, यानी ऐसे आइलैंड पे जहाँ पे कोई इंसान नहीं होता। उस आइलैंड पे वो अकेला घूम रहा है, इधर उधर देख रहा है। अब अचानक ही उसकी मुलाकात एक और लड़के से होती है। वो लड़का थोड़ा सा फैट है, यानी मोटा है, उसने ग्लासेस पहने हुए हैं। ये दोनों लड़के आपस में बातचीत करते हैं। अब ये गौर करते हैं कि उनके प्लेन को क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उनका प्लेन क्रैश हो गया। फिर ये सोचते हैं कि उनके प्लेन में जो और भी स्कूल बॉयज थे, क्या उनमें से कोई और भी बचा होगा या सिर्फ यही दोनों हैं। अब वो मोटा लड़का दूसरे लंबे लड़के से उसका नाम पूछता है, तो वो बताता है कि उसका नाम रॉल्फ है। लेकिन वो लंबा लड़का दूसरे से बदले में उसका नाम नहीं पूछता और फिर वो उससे मजीद कोई बात किए बगैर इधर उधर घूमता हुआ दूर निकल जाता है। अब रॉल्फ जब आगे जाता है तो उसे वहां पे सामने एक बीच नजर आती है और फिर वो बीच में जाके नहाता है। मोटे लड़के का नाम पिगी है। पिगी को एस्मा है, ये तेज नहीं चल सकता। इसने रॉल्फ के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन ये उसके पीछे ना जा सका। रॉल्फ तेज तेज चलता हुआ दूर आगे निकल गया। पिगी फ्रूट्स खाने लग गया। थोड़ी देर बाद इधर उधर चलते हुए उसे सामने रॉल्फ नजर आ जाता है। अब ये वहीं पे ही बैठ जाता है। रॉल्फ पिगी को बताता है कि उसके फादर नेवी में हैं और वो जल्दी उसे रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन पिगी कहता है कि यहाँ कोई नहीं आ सकता क्योंकि किसी को नहीं पता कि उनका प्लेन कहाँ क्रैश हुआ है और ये लड़के कहाँ पे हैं। थोड़ी देर बाद रॉल्फ की नजर एक बहुत बड़े कॉन्च शेल पे पड़ती है और उसे उठा लेता है। कॉन्च शेल को देख के पिगी के माइंड में आइडिया आता है कि वो इसे हॉर्न बजाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब पिगी उसे खुद तो बजा नहीं सकता क्योंकि पिगी को सांस का मसला है, लेकिन वो रॉल्फ को तरीका बता देता है। रॉल्फ जब उसे बजाता है तो उससे बहुत बड़ा साउंड निकलता है। अब उस साउंड को सुन के, उस आवाज को सुन के उस आइलैंड पे जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। उन बच्चों की एजेस 6 से 12 तक होती हैं। कुछ छोटे बच्चे होते हैं, उनमें 2 ट्विंस भी होते हैं जिनके नाम हैं सैम एंड एरिक। और एक कोई ग्रुप होता है जिन्होंने ब्लैक कलर के ड्रेसेस पहने होते हैं। इनका हेड जैक होता है। अब इस ग्रुप में एक लड़का साइमन है जो कि बेहोश हो जाता है। तो उसके बेहोश होने पे जैक को गुस्सा आ जाता है और वो खाम खाम में पिग्गी से उलझ पड़ता है और उसे कहता है चुप कर जाओ फैटी। इस पर रॉल्फ ग्रुप के बाकी लड़कों को बता देता है कि इस लड़के का नाम है पिग्गी। तो वो सारे हंसने लग जाते हैं और पिग्गी को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होती है। ये लड़के डिसाइड करते हैं कि इन्हें अपने ग्रुप में से किसी एक को लीडर बनाना चाहिए। रॉल्फ ने कोच बजाया होता है तो इसलिए कहते हैं कि रॉल्फ को लीडर बनाया जाए, लेकिन जैक भी लीडर बनना चाह रहा होता है तो इसलिए वो कहते हैं कि चलो वोटिंग कर लेते हैं। जब वोटिंग होती है तो कोई ग्रुप के सारे मेंबर्स जैक को वोट देते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने सारे बच्चे होते हैं वो सारे के सारे रॉल्फ को वोट दे देते हैं। तो इस वजह से रॉल्फ जो है वो लीडर सेलेक्ट हो जाता है। रॉल्फ जैक का दिल रखने के लिए कहता है कि जितने भी कोएड बॉयज हैं, यानी कोएड ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे हंटर्स होंगे और उनको जैक लीड करेगा। इसके बाद रॉल्फ कहता है कि हमें इस आइलैंड को एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह की चीजें हैं और कोई नुकसानदेह चीज तो नहीं है। रॉल्फ अपने साथ जैक को लेता है और अब थर्ड मेंबर साइमन को बनाता है। इवन पिगी की ख्वाहिश होती है कि वो भी साथ जाए, लेकिन रॉल्फ पिगी को साथ नहीं लेके जाता बल्कि साइमन को सेलेक्ट कर लेता है। तो ये तीनों निकलते हैं, आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं। ये लड़के एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे चले जाते हैं। वहां खड़े होकर ये दूर दूर तक देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि वाकई ये आइलैंड अनइनहेबिटेड है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। अच्छी तरह देखने के बाद ये वापस आने लगते हैं तो रास्ते में एक पिग होता है। जैक उस पिग को हंट करने की कोशिश करता है, अपनी पॉकेट में से नाइफ निकालता है और एक लम्हे के लिए रुकता है, लेकिन उसी टाइम पे ही पिग भाग जाता है। तो फिर जैक को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और डिसाइड करता है कि नेक्स्ट टाइम वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, फौरन से हंटिंग करेगा।
रॉल्फ, जैक और साइमन आइलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद वापस आते हैं तो रॉल्फ मीटिंग कॉल करता है। रॉल्फ सारे बॉयज को बताता है कि ये एक बिल्कुल अनइनहेबिटेड आइलैंड है, लेकिन ये बुरी जगह नहीं है, अच्छी जगह है। इवन अगर उन्हें ज्यादा अरसे के लिए भी यहाँ रहना पड़े तो वो यहाँ पे रह के फन कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। रॉल्फ कुछ रूल्स बनाता है, उनमें से एक रूल ये है कि जिसके हाथ में कोंच होगा वही बात करेगा। यानी अगर किसी ने बात करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने हाथ में पहले कोंच पकड़े और फिर बात करे। एक छोटा बच्चा आगे आके पिग्गी के कान में कुछ कहता है तो फिर पिग्गी उसकी बात सबको बताता है कि वो बच्चा कहता है कि उसने रात को कोई बीस्ट देखा था, स्नेक टाइप चीज थी, और उससे वो बच्चा बहुत डरा हुआ था। लेकिन रॉल्फ और बाकी सारे बड़े लड़के उसकी बात को फौरन से डिनाई कर देते हैं कि यहाँ पे कोई भी बीस्ट नहीं हो सकता, उसको सिर्फ वहम हुआ है। रॉल्फ बहुत होपफुल होता है, वो कहता है कि उन्हें बहुत जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए वो एक सजेशन देता है कि अगर वो चाहते हैं कि उन्हें जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाए तो उन्हें चाहिए कि वो पहाड़ के ऊपर जाके, माउंटेन टॉप पर जाकर आग जलाएं। आग से जो धुआं उठेगा उससे पास से गुजरने वाले जो शिप्स हैं वो अलर्ट हो जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई है जिसे मदद की जरूरत है, तो इस तरह उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। रॉल्फ के इस आइडिया से सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो भाग भाग कर लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और माउंटेन टॉप पर ले जाते हैं। लेकिन अब मसला ये था कि लकड़ियां तो इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन आग कैसे जलाई जाए। इसके लिए जैक आकर पिगी के ग्लासेस उतार के ले जाता है और उसके ग्लासेस से वो आग जला लेते हैं। पिगी लड़कों को क्रिटिसाइज करता है तो इस पर जैक उसकी इंसल्ट करता है और उसे कहता है कि चुप हो जाओ। लेकिन साइमन उसे याद दिलाता है कि पिगी के ग्लासेस की वजह से ही आग लगाना पॉसिबल हुआ है। पिगी नोटिस करता है कि उनके आग लगाने की वजह से आसपास के जो दरख्त थे उनको भी आग लग गई है। इसलिए वो कहते हैं कि बॉयज को चाहिए कि वो बजाय इसके कि भाग भाग के आग जलाएं, उन्हें चाहिए कि सबसे पहले वो शेल्टर्स बनाएं, यानी रात को रहने के लिए, स्टे करने के लिए अपने लिए कुछ शेल्टर बनाएं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आग जलाने की जिम्मेदारी जैक और उसका ग्रुप ले लेता है, यानी वॉलंटरीली वो कहते हैं कि हम लोग आग जलाएंगे और डेली जलाया करेंगे। इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। एक दिन जैक शिकार के लिए जाता है, हंटिंग के लिए जाता है, और उसे एक पिग नजर आता है। वो पिग को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पिग फिर दोबारा भाग जाता है। अब जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो वापस आता है और जब वो वापस आता है तो क्या देखता है कि रॉल्फ और साइमन दोनों हर्ट्स बना रहे होते हैं और बाकी कोई भी लड़का उनके साथ काम नहीं करवा रहा होता। इधर रॉल्फ अपनी जगह पे फ्रस्ट्रेटेड हुआ होता है क्योंकि कोई भी लड़का उसकी बात नहीं मान रहा होता, क्योंकि रॉल्फ ने कहा था कि सबसे पहले वो लोग शेल्टर्स बिल्ड करेंगे, तो शेल्टर्स बनाने में भी कोई उसकी हेल्प नहीं करता। तो रॉल्फ जैक से शिकायत करता है कि जितने भी कोई बॉयज हैं वो सारे आके स्विमिंग कर रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, तो उसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा। तो जैक अपनी जगह पे फ्रस्ट्रेटेड होता है। अब ये दोनों आपस में उलझ पड़ते हैं। रॉल्फ के नज़दीक शेल्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जैक के नज़दीक हंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉल्फ जैक को याद करवाता है कि उसकी और उसके हंटर्स की, यानी कोई ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग आग जलाएं, लेकिन ये आग भी नहीं जलाते। तो इस पर जैक को फिर दोबारा गुस्सा आ जाता है। जैक अपनी बात पर कायम है, वो कहता है कि हंटिंग भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह काफी देर बहस करने के बाद ये दोनों स्विमिंग के लिए चले जाते हैं ताकि इनका गुस्सा ठंडा हो जाए। साइमन जंगल की तरफ निकल जाता है, वो कुछ बच्चों की हेल्प करता है फ्रूट उतारने में। उसके बाद फिर वो जंगल में खाली जगह पे जाके बैठ जाता है, खामोशी से नेचर को ऑब्जर्व करता है जैसे मेडिटेट कर रहा हो। लड़के आइलैंड पे काफी हद तक एडजस्ट हो जाते हैं। छोटे बच्चों को लिटलन्स कहा जाता है और बड़ों को बिगन्स कहा जाता है। लिटलन्स सारा दिन खेलते रहते हैं और रात को काफी ज्यादा डरे हुए और खौफजदा हो जाते हैं। 3 लिटलन्स रेत पर खेल रहे होते हैं। अब जंगल से रॉजर और एक और उसके साथ बड़ा लड़का है मॉरिस, ये दोनों आते हैं। रॉजर छोटे बच्चों को देखता रहता है। हेनरी एक और छोटा बच्चा है, वो खेल रहा होता है तो रॉजर उसके ऊपर जानबूझकर नट्स फेंकता है, छोटे छोटे उठा के पत्थर फेंकता है। रॉजर ये सब इसलिए करता है क्योंकि ये सब चीजें उसकी नेचर में शामिल है और बहुत ही क्रूएल किस्म का लड़का है ये। अब थोड़ी देर बाद जैक जंगल में से आता है और वो रॉजर को कहता है कि उसके साथ साथ आए। रॉजर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। जंगल में जाते हैं तो जैक वहां पे जाके अपना फेस पेंट कर लेता है, यानी उससे वो हंटिंग कैमोफ्लाज, आप इसे मास्क कह सकते हैं, यानी हंटिंग के लिए वो एक मास्क के तौर पर अपना चेहरा पेंट कर लेता है, यानी अपने फेस पे पेंट कर लेता है और फिर उसके बाद वो डांस करता है। अब जैक, रॉजर, सैमन, एरिक और छोटे और बच्चों को लेकर हंटिंग के लिए चला जाता है। बीच पर रॉल्फ, पिगी और कुछ और बड़े लड़के धूप इंजॉय कर रहे होते हैं। पिगी रॉल्फ को मशवरा देता है कि हमें यहाँ पे सन डायल बनाना चाहिए ताकि हमें टाइम का पता चल सके। सन डायल पुराने दौर में एक क्लॉक टाइप का होता था और उसके पॉइंटर के साए से उन्हें टाइम का पता चल जाता था, यानी सूरज जिस तरफ से जाता था और साया जिस तरफ चला जाता था
उसके अकॉर्डिंग वो टाइम का आइडिया कर लेते थे। तो पिगी के इस मशवरे पर सारे लड़के हंसने लग जाते हैं और पिगी का मजाक उड़ाते हैं। थोड़ी देर बाद रॉल्फ को आसमान पर धुआं नजर आता है। ये धुआं पास से गुजरने वाले एक शिप का होता है। रॉल्फ फौरन से माउंटेन टॉप की तरफ देखता है और जब वो वहां जाता है तो पता चलता है कि इन्होंने जो आग जलाई थी वो आग तो बुझ चुकी है, कोई सिग्नल फायर नहीं है और वो जो शिप है वो बगैर रेस्क्यू किए इन्हें चला जाता है। और इस बात पर रॉल्फ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रॉल्फ और कुछ और लड़के माउंटेन टॉप पर खड़े होते हैं और नीचे क्या देखते हैं कि प्रोसेशन की सूरत में जैक और उसके साथी सिंगिंग करते हुए आते हैं और उन्होंने एक लकड़ी के ऊपर पिग लटकाया हुआ होता है जिसको वो हंट करके लेके आते हैं और साथ साथ सिंगिंग करते हैं। जैक और सारे हंटर्स माउंटेन टॉप पर आ जाते हैं। अब जैक अपनी खुशी मना रहा होता है, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि रॉल्फ किस मूड में खड़ा है और क्या हुआ है अभी। उसे नहीं पता होता कि पास से शिप गुजर के जा चुका है। रॉल्फ गुस्से से जैक को बताता है कि अभी शिप पास से गुजर के चला गया है। तो इस पर जैक बताता है कि उसे कुछ लड़कों की जरूरत थी पिग को पकड़ने के लिए, हंटिंग के लिए, इस वजह से वो कुछ लड़कों को यहाँ से ले गया था। जैक की बात पर सारे लड़के उस पर चिल्लाने लग जाते हैं और उस वजह से जैक को गुस्सा आ जाता है। पिगी जब गुस्से से बोलता है तो जैक उसके ग्लासेस पकड़ के जोर से दूर फेंक देता है और उसके ग्लासेस टूट जाते हैं। और इसके अलावा ये पिगी की नकलें भी उतारता है, उस पर सारे लड़के हंसने लग जाते हैं। फिर उसके बाद जैक रॉल्फ से सॉरी करता है आग बुझाने पर और फिर दोबारा आग जलाते हैं ये लोग। और जैक पिग को कुक करता है, सारे बच्चों को खाने के लिए पिग का मीट देता है लेकिन पिगी को कुछ नहीं देता। साइमन अपना खाना जो है वो फिर पिगी के साथ शेयर करता है। इसके बाद जैक लड़कों के साथ मिलकर पिग की किलिंग पर डांस करता है जिसे रिचुअल डांस कहते हैं। रॉल्फ कहता है कि वो थोड़ी देर में एक मीटिंग कॉल करने वाला है और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। रॉल्फ और पिगी में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। रॉल्फ बैठा सोच रहा होता है कि उसने मीटिंग में क्या क्या कहना है। फिर वो मीटिंग कॉल करता है और सारे बच्चों को कहता है कि उन्होंने 3 काम करने हैं लेकिन कोई भी इन तीनों कामों के लिए सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं है। पहला काम क्या है कि वाटर स्टोर करना, सेकेंड शेल्टर्स बनाना और थर्ड ये है कि माउंटेन टॉप पर आग जलाए रखना। और इन तीनों कामों को सीरियसली करना चाहिए। अब जैक कुछ बोलने की कोशिश करता है और इसके लिए वो रॉल्फ से कौंच लेना चाहता है लेकिन रॉल्फ उसे कौंच नहीं देता। अब एक छोटा बच्चा जिसका नाम फिल है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसने रात को एक बीस्ट को देखा था। लेकिन साइमन कहता है कि हो सकता है उस बच्चे ने साइमन को देखा हो क्योंकि रात को वो जंगल में गया था। और उसकी बात सुनकर सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं। फिर एक और बच्चा खड़ा होता है और वो अपना नेम और अपना इंग्लैंड में जो उसके घर का एड्रेस होता है वो बताता है और उसके साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। रॉल्फ देखता है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा खौफजदा होते जा रहे हैं। तो रॉल्फ बच्चों से पूछता है कि कौन कौन घूस्ट पे यकीन रखता है। इस पर पिगी चीख के कहता है कि घूस्ट एग्जिस्ट नहीं करते और इस तरह की कोई चीज नहीं होती। जैक पिगी के हाथ से कोंच खींच लेता है। इस पर रॉल्फ उसे कहता है कि तुमने उसूल को तोड़ा है, इस तरह नहीं करना चाहिए। उस पर जैक को गुस्सा आ जाता है और वो रॉल्फ को कहता है कि तुम्हारी लीडरशिप ही बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम एक अच्छे लीडर नहीं हो, और उसे काफी ज्यादा बातें सुनाता है। इसके बाद जैक कहता है कि वो रूल्स को तोड़ेगा और वो वही करेगा जो उसका दिल करेगा। और उसका दिल करता है कि वो हंटिंग करे तो वो हंटिंग करेगा। उसके बाद वो कहता है कि वो बीच पे जाके एक गाना गाने लगा है। तो वो सारे बच्चों को इनवाइट करता है। सब बच्चे चले जाते हैं सिवाय रॉल्फ, साइमन और पिगी के। पिगी रॉल्फ को कहता है कि दोबारा से मीटिंग कॉल करे लेकिन रॉल्फ कहता है कि मीटिंग अगर उसने कॉल की और कोई बच्चा भी ना आया तो इस तरह उसकी इंसल्ट हो जाएगी, तो इसका कोई फायदा भी नहीं होगा। तो बल्कि रॉल्फ ये सोचता है कि वो ये लीडरशिप छोड़ दे। इस पर पिगी उसे मना करता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि इससे जैक को और ज्यादा छूट मिल जाएगी और फिर वो पिगी को खास तौर पर टारगेट करेगा। एक दिन रात के वक्त आसमान पर काफी ज्यादा बुलंदी पर एयरप्लेन्स की लड़ाई होती है और प्लेन क्रैश कर जाते हैं। उनमें से एक पायलट पैराशूट के जरिए नीचे उतरता है। वो पायलट जो है उसकी डेथ हो चुकी होती है। और सैम एंड एरिक माउंटेन टॉप पर आग जलाने की ड्यूटी पर होते हैं लेकिन रात का टाइम है, वो सोए हुए हैं। वो पायलट अपने पैराशूट के साथ अगली पहाड़ी पर आके गिरता है, यानी जिस पहाड़ पर, जिस माउंटेन टॉप पर उन्होंने सिग्नल फायर जलाई होती है उससे अगले माउंटेन पर आकर वो पैराशूट गिरता है। अब सैम एंड एरिक जब सुबह सुबह के टाइम उठते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक पैराशूट, उन्हें समझ नहीं आती कि ये पैराशूट है क्योंकि हवा के साथ पैराशूट ऊपर उठता है और फिर नीचे गिर जाता है, फिर हवा के साथ ऊपर उठता है। तो सैम एंड एरिक को लगता है ये कोई बीस्ट है और इसके विंग्स हैं। तो ये दोनों बहुत ज्यादा खौफजदा होकर भाग जाते हैं और जाकर लड़कों को इन्फॉर्म करते हैं कि बीस्ट उनका पीछा कर रहा है। रॉल्फ मीटिंग कॉल करता है और मीटिंग में अगेन जैक बदतमीजी करता है और रॉल्फ की लीडरशिप का मजाक उड़ाता है। लेकिन रॉल्फ ऐसी बात करता है जिससे सारे बच्चे खुश हो जाते हैं।
वो कहता है कि क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि हमें रेस्क्यू किया जाए। इस पर सारे बॉयज़ एग्री हो जाते हैं और रॉल्फ कहता है कि वो कुछ लड़कों को लेकर पूरे आइलैंड पर सर्च करने जाएगा ताकि पता चले कि कौन सा बीस्ट है और कहाँ पे है। लिटलंस को पिगी के पास छोड़कर रॉल्फ जैक के साथ और कुछ और बड़े लड़कों को लेकर आइलैंड की सर्च के लिए निकल पड़ता है। काफ़ी दूर एक कोने पर जाके उन्हें काफ़ी ऊंचाई पे एक जगह नज़र आती है और वो जगह बिल्कुल ऐसे होती है जैसे एक केव हो और उसके सामने एक काफ़ी बड़ी रॉक ने उसे कवर किया होता है। ये जगह काफ़ी ज़्यादा यानी ऑलमोस्ट 40 मीटर ऊंची होती है और इससे नीचे पानी होता है। जैक को ये जगह बहुत पसंद आती है। जैक और बच्चे के यहाँ पे खेलने लग जाते हैं, लेकिन रॉल्फ कहता है कि उन्होंने वापस जाना है और वापस जाके मजीद बाकी जगह भी देखनी है। तो ये फिर रॉल्फ जो है वहाँ से वापस आ जाता है। अब वहाँ से वापसी पर इन्हें एक बोर के निशान मिलते हैं, तो इन्हें आइडिया होता है कि बोर जो है वो इसी रास्ते से गुजर कर आगे गया है। रॉल्फ को थोड़ी देर बाद वो वाइल्ड बोर नज़र आता है और रॉल्फ उसमें स्पीयर मारता है और फाइनली उसको हंट कर लेता है। अब सारे बॉयज़ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इस खुशी में वो डांस करने लग जाते हैं। मॉरिस कहता है कि उन्हें ड्रम और फायर के साथ डांस करना चाहिए। फिर वो डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो एक जिंदा पिग के साथ डांस करेंगे। अब ये वापस आते हैं और जब तक ये माउंटेन तक पहुंचते हैं तो उस वक्त तक रात हो जाती है। अब रॉल्फ जो है वो परेशान हो रहा होता है कि रात हो गई है, वो वापस नहीं जा सकेंगे। तो ये कहता है कि कोई एक शख्स जाए और पिगी को इन्फॉर्म कर रहा है कि आज की रात वो वापस नहीं आएंगे। कोई भी राजी नहीं होता, सिर्फ साइमन जो है वो एग्री कर लेता है। फिर साइमन जाके इन्फॉर्म करके आता है। इस पर जैक रॉल्फ का मजाक उड़ाता है कि वो पिगी के लिए कितना ज़्यादा सिंसियर है और कितना ज़्यादा टची है। तो रॉल्फ उसे कहता है कि आखिर जैक को पिगी के साथ क्या मसला है, क्यों उसे नापसंद करता है। इस पर जैक चुप कर जाता है। जैक रॉल्फ को कहता है कि वो माउंटेन टॉप पर जाए और देख कर आए कि वहाँ पे वाकई बीस्ट है या क्या चीज़ है। अब रॉल्फ आगे जाता है, इसके साथ साथ फिर रॉजर भी आता है, जैक भी आता है। फिर फाइनली जैक आगे जाता है और वो दोनों बॉयज़ को कहता है कि उसका वेट करें, वो देख के आता है कि क्या है। उतनी देर में हवा के साथ पैराशूट दोबारा ऊपर उठता है। उसको देख के सारे लड़के वापस भाग जाते हैं। लड़के वापस आ जाते हैं। पिगी को यकीन नहीं आता कि वाकई बीस्ट मौजूद है और वाकई बीस्ट एग्जिस्ट करते हैं। रॉल्फ भी कहता है कि उसे श्योर नहीं है कि वो क्या चीज़ थी। जैक कहता है कि उसके हंटर्स उस बीस्ट को किल कर सकते हैं, लेकिन रॉल्फ कहता है कि वो तो सिर्फ लड़के ही हैं और उनके पास कोई ऐसा हथियार भी नहीं है, सिर्फ छड़ियाँ हैं, स्टिक्स हैं। तो इस पर जैक को गुस्सा आ जाता है। वो फौरन मीटिंग बुलाता है। सारे बॉयज़ को कहता है कि रॉल्फ ने हमारा मजाक उड़ाया है। उसने कहा है कि हंटर्स की कोई कैपेसिटी नहीं है और हमें हकीर समझा है, छोटा समझा है। तो इस बात को वो बहुत ज़्यादा इशू बना देता है और सारे लड़कों को कहता है कि रॉल्फ जो है वो एक प्रॉपर चीफ नहीं है, उन्हें एक नया चीफ बनाने की ज़रूरत है, नया ग्रुप बनाने की ज़रूरत है। तो वो लड़कों को कहता है कि वो दोबारा से वोटिंग करें। अब कोई भी शख्स जैक को वोट नहीं देता। इस पर जैक को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है, वो रोने और चिल्लाने लग जाता है। फिर वो कहता है कि वो एक नया ग्रुप बनाएगा और जिसका दिल चाहे वो आके उसे ज्वाइन कर ले। ये कह के वो जंगल की तरफ निकल जाता है और सारे लड़के हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। अब फाइनल यही डिसाइड होता है कि वो आग जलाएंगे और लिटलंस जो हैं वो खेलेंगे, सिंगिंग करेंगे। अब रॉल्फ जाके आग जलाता है, लिटलंस डांस करते हैं, खेलते हैं। अब थोड़ी देर बाद रॉल्फ को रियलाइज़ होता है कि जितने भी बड़े लड़के थे वो सारे आसपास, उनमें से कोई भी नज़र नहीं आता। वो सारे जाके जैक का ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। रॉल्फ, सैमन, एरिक और पिगी के अलावा बाकी सारे लड़के जाके जैक को ज्वाइन कर लेते हैं। साइमन जंगल में बैठा मेडिटेट कर रहा होता है और वो भूखा प्यासा वहीं पे बैठा होता है। उसको इतनी ज़्यादा प्यास लगती है कि वो मरने के करीब हो जाता है। अब दूसरी तरफ जैक लड़कों को लेकर जंगल में चला जाता है और उन्हें कहता है कि ये मैं यहाँ पे चीफ हूँ और सब लोग मुझे फॉलो करेंगे। जो शख्स उसकी बात को फॉलो नहीं करेगा उसको जैक पनिश करेगा। और उसके अलावा जब वो हंटिंग करेंगे तो वो थोड़ा सा जो मीट है वो बीस्ट को देंगे ताकि बीस्ट उन्हें बॉदर ना करे, बीस्ट उन्हें तंग ना करे। जैक और उसके हंटर्स एक यानी एक फीमेल पिग का शिकार करते हैं और उसको शिकार करने के बाद उसका जो सर होता है, उसकी जो खोपड़ी होती है, उसको एक लकड़ी के ऊपर लटका देते हैं और ये ऑफरिंग होती है बीस्ट के लिए ताकि बीस्ट उन्हें तंग ना करे। साइमन जंगल में बैठा हुआ ये सब देख रहा होता है और लकड़ी के ऊपर जो उन्होंने पिग का हेड लगाया होता है, साइमन को ऐसे लगता है कि वो उससे बातें कर रहा है। अब दूसरी तरफ जैक और उसके हंटर्स को पिग को कुक करने के लिए आग चाहिए होती है। अब ये दोबारा से रॉल्फ के कैंप में रेड करते हैं और वहां से जाके जो सिग्नल फायर होती है वहां से फायर चुरा के ले आते हैं। और उसके अलावा जैक उन्हें इनवाइट करता है कि उनकी तरफ फीस्ट होगा, जो आना चाहे आ जाए, और ये कह के वो गायब हो जाता है।
साइमन को ऐसा लगता है कि लकड़ी के ऊपर वो जो पिग का सर है वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है और वो उससे बातें कर रहा है। तो इससे साइमन बातें करता रहता है और फिर फाइनली वो बेहोश हो जाता है। साइमन को जब होश आता है तो तूफान आया हुआ होता है। वो उठ के पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और पहाड़ के ऊपर चढ़ के क्या देखता है कि वहाँ पे पैराशूट पड़ा होता है। तो साइमन को सारी गेम समझ आ जाती है कि ये कोई बीस्ट नहीं है बल्कि ये पैराशूट था जिसको देखकर सब लोग डर गए थे। अब ये फौरन से वापस आता है ताकि वो बाकी सारे बच्चों को बताए कि वहाँ कोई बीस्ट नहीं है बल्कि वो पैराशूट है। दूसरी तरफ जैक का फीस्ट जारी है। जैक एक चीफ बना हुआ है और बिल्कुल वो एक सैविज लग रहा है। उसने पत्तों का क्राउन बनाया हुआ है, अपने फेस को पेंट किया हुआ है और सारे लड़के भाग भाग कर उसकी बातों पर अमल कर रहे हैं, उसको ओबे कर रहे हैं। रॉल्फ, पिगी, सैमन, एरिक ये लोग भी फीस्ट पर जाते हैं। तो जैक इनसे पूछता है कि क्या ये जैक के ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। तो इस पर पिगी कहता है कि कोच तो उनके पास है, यानी रॉल्फ और पिगी के पास कोच है। तो जैक कहता है कि कोच की उसके नज़दीक कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और जंगल की इस साइड पे कोच नहीं चलता। तो यहाँ से हमें उसकी बात से पता चलता है कि उसका मतलब है कि ये सिविलाइजेशन जो है ये बिल्कुल पुराने दौर की है, यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो इसलिए जो कोच है वो लॉ एंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे कोच की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ी देर बाद बारिश आ जाती है। तो रॉल्फ जैक का मजाक उड़ाता है कि ये उसके हंटर्स की और उसकी फोर्स साइट है और उसकी विजडम है और ये इसकी लीडरशिप है कि उनके पास बारिश से बचने के लिए कुछ भी नहीं है। जैक सारे लड़कों को डांस पर लगा देता है। अब लड़के सर्कल में घूम रहे होते हैं और साथ साथ डांस करने के बोल रहे होते हैं, किल द बीस्ट, कट हिज थ्रोट। और उनके सेंटर में रॉजर पिग के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, यानी रॉजर पिग के तौर पर बैठा होता है और उसके इर्द गिर्द सर्कल में सारे लड़के डांस कर रहे होते हैं और वो बिल्कुल जंगलियों वाला डांस करते हैं। अब थोड़ी देर बाद साइमन जंगल से भागा हुआ आता है और वो आके बताता है वहाँ पे कोई बीस्ट नहीं है बल्कि वहाँ पे पैराशूट है। लेकिन वो सब डांस करने में इतने वहशी और जंगली बने होते हैं कि कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता, बल्कि वो ये समझ लेते हैं कि साइमन ही बीस्ट है और वो साइमन को मारने लग जाते हैं और मार मार के साइमन को कत्ल कर देते हैं। रॉल्फ, पिगी और सैमन एरिक के अलावा बाकी सारे लड़के जैक का ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, ये अकेले रह जाते हैं। जैक कहता है कि वो लोग अगले दिन हंटिंग करेंगे और फिर उसके अलावा उन्हें आग चाहिए होगी जिसके लिए वो डॉल्फ के कैंप पर रेड करेंगे और पिगी के ग्लासेस ले आएंगे। जैक रियल चीफ बन जाता है और वो बाकी सारे लड़कों को कहता है कि सब लोग उसको ओबे करें, जो भी उसकी बात नहीं मानता वो उसकी पिटाई करता है। और फिर अगले दिन वो वाकई ही हंटिंग करता है और वहाँ पे फीस्ट होता है। अब उन्हें आग चाहिए होती है तो जैक अपने साथियों के साथ रॉल्फ के कैंप पर रेड करता है। बाकी सब सोए होते हैं लेकिन रॉल्फ और एरिक जाग रहे होते हैं। अब ये जब रेड करते हैं तो रॉल्फ और एरिक इनका मुकाबला करते हैं, लेकिन जो जैक है वो पिगी के ग्लासेस लेके भाग जाता है। अगले दिन ये चारों लड़के जैक के कैसल की तरफ जाते हैं ताकि वो पिगी के ग्लासेस वापस ला सकें। जैक और उसके साथी पीछे से आते हैं और रॉल्फ के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। अब दोनों लड़कों में आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। रॉल्फ जैक को कहता है कि वो चोर है और वो लड़कों को ये भी कहता है कि उनके लिए आग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्नल फायर की उन्हें अहमियत याद दिलाता है। लेकिन जैक कहता है कि उनके नज़दीक सिर्फ एक ही फायर इंपॉर्टेंट है और वो है कुकिंग के लिए। बाकी लड़के सैम एंड एरिक को पकड़कर बांध देते हैं और जैक रॉल्फ को कहता है कि देखा ये वही करते हैं जो मैं कहता हूँ। रॉल्फ और जैक में दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है लेकिन पिगी उन्हें मना करता है और उन्हें कहता है कि आपस में इंसानों की तरह बात करो, ये सैविज की तरह लड़ाई करना बंद कर दो। अब रॉजर ऊपर गया होता है, ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर। वहां पर जाकर वो एक पत्थर फेंकता है और वो पत्थर जोर से आकर पिगी के सर में लगता है। पिगी ने ग्लासेस नहीं लगाए होते इसलिए वो पत्थर को देख नहीं सकता और वो पत्थर उसके सर में लगता है और पिगी वहां से नीचे गिरता है। काफ़ी नीचे गहराई में दरिया होता है और वो वहां से लड़खड़ाता हुआ नीचे आके दरिया में गिर जाता है, उसके सर से खून बहता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। जैक रॉल्फ पर हमला करता है लेकिन रॉल्फ वहां से भाग जाता है जंगल की तरफ। अब जैक और उसके साथी रॉल्फ के पीछे पीछे होते हैं लेकिन रॉल्फ उन्हें डॉज देकर जंगल में काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाता है। रॉल्फ जंगल में छुप जाता है और इस तरह बाकी लोग उसका पीछा नहीं कर सकते। रॉल्फ को पता चल जाता है कि ये सब लोग अब सैविज बन गए हैं, ये इंसान नहीं रहे। अब जंगल में रॉल्फ को वो स्कल भी नजर आती है, यानी पिग की स्कल जो उन्होंने स्टिक के ऊपर लगाई होती है बीस्ट को ऑफर करने के लिए। तो रॉल्फ वो स्कल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये जैक की केव के पास आके स्पाई करता है, यानी देखता है कि लड़के क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज पर गौर करता है। अब
थोड़ा सा जैसे ही इसे मौका मिलता है ये फौरन उसके सामने आता है और क्या देखता है कि सैम एंड एरिक जो हैं वो वहाँ पे गार्डनिंग कर रहे होते हैं, यानी पहरा दे रहे होते हैं। सैम एंड एरिक रॉल्फ को देखकर परेशान हो जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फौरन से पहले यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो उससे सारा प्लान बता देते हैं कि लड़के कल को इसकी हंटिंग करेंगे और फिर उसके बाद रॉल्फ को किल कर देंगे। तो वो रॉल्फ को कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से दूर चला जाए। सैम एंड एरिक रॉल्फ को मीट भी देते हैं और उसे कहते हैं कि अब वो चला जाए। रॉल्फ बताता है कि वो उनके करीब ही झाड़ियों में छुप रहा है ताकि वो लड़कों को मिसडायरेक्ट कर सके। अगले दिन रॉल्फ जहाँ पर छुपा होता है वहाँ पर बहुत जल्द जैक के लड़के पहुँच जाते हैं, जैक और उसके साथी, क्योंकि उन्होंने सैम एंड एरिक को बहुत मारा होता है और उनसे वो गुलवा लेते हैं कि रॉल्फ कहाँ पे छुपा है। पहले वो झाड़ियों की तरफ पत्थर फेंकते हैं, फिर ईंटें फेंकते हैं, उसके बाद फिर वो फाइनली वहाँ पे आग लगा देते हैं। जब वो वहाँ पे आग लगाते हैं तो फिर रॉल्फ के लिए वहाँ से निकलना ज़रूरी हो जाता है। वो उन झाड़ियों से निकलकर जंगल की तरफ भाग पड़ता है। अब रॉल्फ भागता जा रहा है और उसके पीछे जैक और उसका ट्राइब है। रॉल्फ के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो कहीं भागे और छुप जाए, और जैक का ट्राइब उसके पीछे पीछे है। अब फाइनली एक ऐसी जगह आ जाती है जब रॉल्फ के पास भागने के लिए कोई और जगह नहीं रहती। उसके सामने बीच होता है और पीछे जैक और उसके साथी होते हैं। अब जैसे ही वो सामने ऊपर देखता है तो उसके आगे ब्रिटिश नेवी का एक ऑफिसर खड़ा होता है। वो पास से गुजर रहे होते हैं तो जंगल में आग लगने की वजह से जब उन्हें धुआं नजर आता है तो धुआं उनकी अटेंशन को कैच कर लेता है और वो लोग रुक जाते हैं। तो ब्रिटिश नेवी ऑफिसर बिल्कुल रॉल्फ के सामने खड़ा होता है और उसको देख के रॉल्फ वहीं रुक जाता है और उसके पीछे जो जैक और उसका ट्राइब होता है वो भी आके रुक जाता है। वो ऑफिसर पूछता है कि आप में से हेड कौन है, तो रॉल्फ कहता है कि मैं हेड हूँ। उस पर वो ऑफिसर कहता है कि क्या यहाँ पे भी कोई जंग लगी हुई है और कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। तो रॉल्फ कहता है 2। इस पर वो ऑफिसर जो है वो हैरान रह जाता है। रॉल्फ रोने लग जाता है और रॉल्फ को देखा देखी बाकी लड़के भी रोने लग जाते हैं और फिर फाइनली वो ऑफिसर उन्हें रेस्क्यू कर लेता है और वापस ले जाता है। यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। ये थी डिटेल्ड समरी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।